हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल एसी सर्किट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे सीरीज एसी सर्किट के बारे में, आरएल, आरएलसी, आरसी सभी के बारे में डिस्कस किए थे। आज पैरेलल एसी सर्किट, दैट मीन्स ये जो कंपोनेंट्स है आर एल सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सभी उस टाइम क्या था, सीरीज में कनेक्टेड था। इस वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग, अगर पैरेलली कनेक्ट रहा तो क्या होगा, दैट मीन्स वोल्टेज करंट के बीच में रिलेशन क्या होगा, उसका फेजर डायग्राम कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये जो पैरेलल सर्किट का पूरा कॉन्सेप्ट है ये एकदम क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक पैरेलल एसी सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि दो ब्रांच है, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2। ओके, ये दो ब्रांच पैरेलली कनेक्टेड है एक एसी सोर्स के अक्रॉस, राइट। दिस वन इज योर R1, R2, L, C, current is flowing, that is V, okay, voltage is current is I and voltage is V, okay। now यहाँ पे देखो एक चीज़, ये जो दोनों ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज है ये कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है दोनों ब्रांच में, पर करंट अलग है। ओके, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1 और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2। ओके, नाउ I1 देखो एक इंडक्टिव सर्किट से फ्लो हो रहा है, सो दैट इज लैगिंग इन नेचर, दैट मीन्स इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V इन इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज है और इस ब्रांच के भी अक्रॉस वोल्टेज है। तो I1 V को क्या करेगा, लैग करेगा, और I2 V को लीड करेगा, क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीरीज सर्किट में क्या किए थे कि करंट जो है वो सभी एलिमेंट के थ्रू एक ही जा रहा था, इसलिए करंट को हम लोग रेफरेंस फेजर लिए थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को रेफरेंस फेजर लेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग ये जो टोटल करंट I1, I2 सभी जो है उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि जब प्रॉब्लम हम लोग को करने मिले तो प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि किसका वैल्यू दिया गया है, वोल्टेज का या करंट का, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। पर जनरली वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे रेफरेंस मान के हम लोग ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज को एक ले लेते हैं यहाँ पे इधर V। नाउ ये जो I1 है हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये I जो है, I इज द वेक्टर समेशन ऑफ I1 प्लस I2, दैट इज राइट। ओके, तो हम लोग पहले I1 और I2 को प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम लोग इन दोनों का वेक्टर समेशन लेंगे तो हम लोग को टोटल करंट I मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो I2 क्या होगा, I2 V2 को लीड करेगा, दैट मीन्स कुछ इस तरह का होगा। 90 डिग्री नहीं लीड करेगा क्योंकि ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट नहीं है। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता तो ये रेजिस्टेंस ना होता तो पूरा 90 डिग्री लीड करता, पर ये पूरा 90 डिग्री नहीं करेगा, समवेयर बिटवीन द 0 to 90 डिग्री, राइट। जो हम लोग आरसी सर्किट में देखे हैं, आरसी सर्किट का, सीरीज आरसी सर्किट का कॉन्सेप्ट याद करो तो दैट इज द सेम। ओके, I2 क्या करेगा, लीड करेगा, और I1 क्या करेगा, यहाँ पे लैग करेगा, दैट इज द सीरीज आरएल सर्किट का जो कॉन्सेप्ट था वो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को वेक्टर सम लेना है। ठीक है, so that is I. Clear? Now this one is the phi 1 and this one is phi 2 and this angle is phi. Okay, that means power factor for branch 1 is cos phi 1, that is PF1, cos phi 2 that is PF2 and cos phi that is power factor for होल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर डायग्राम है, जो फेजर डायग्राम है वो प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो I है, ओवरऑल I ये वोल्टेज को लीड कर रहा है, दैट मीन्स ये जो पूरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स अगर ये ब्रांच और ये ब्रांच के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है वो अगर हम लोग निकालेंगे तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज लीडिंग इन नेचर। ओके, दैट मीन्स ओवरऑल जो सर्किट है दैट इज कैपेसिटिव सर्किट। ओके, अगर ओवरऑल सर्किट इंडक्टिव सर्किट होता तो करंट क्या होता, यहाँ पे नीचे रहता, मतलब वोल्टेज को लैग करता। तो वो अगर हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसका एंगल जो है उसको देख के हम लोग को पता चलेगा कि ये
करंट जो है वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। ठीक है, एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद उस प्रॉब्लम से तुम लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि एक पैरेलल सर्किट का जो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को जो चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब रेक्टेंगुलर से पोलर कन्वर्शन, पोलर से रेक्टेंगुलर कन्वर्शन, पोलर में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, रेक्टेंगुलर में समेशन सब्ट्रैक्शन, ये सभी जो हम लोग एक क्लास में किए थे उस कॉन्सेप्ट को मतलब यूज करके हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस वन इज योर प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम में क्या है, टू सर्किट्स द इम्पीडेंस ऑफ व्हिच are given by Z1 equals to 10 plus J15 and Z2 equals to 6 minus J8 ohm are connected in parallel. If the total current supplied is 15 ampere, what is the power taken by each branch? Find also the power factor of individual circuit and of combination. Draw the vector diagram. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डायग्राम है सर्किट डायग्राम वो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखो एक पहले क्या है, Z1 और Z2 पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक Z1 है और Z2 एक इम्पीडेंस है। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट सप्लाइड इज 15 एम्पियर, दैट मीन्स यहाँ पे 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो Z1 Z2 पैरेलल में कनेक्टेड है, ये जो वोल्टेज है दैट इज V, ओके, और 15 एम्पियर टोटल करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सो लेट्स से कि ये जो ब्रांच से करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1 और ये जो ब्रांच से करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2, दैट मीन्स करंट फ्लो थ्रू ब्रांच 1 दैट इज I1 एंड ब्रांच 2 इज I2। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट इज द पावर टेकन बाय ईच ब्रांच। पावर टेकन मीन्स I1 स्क्वायर R1, I2 स्क्वायर R2। ठीक है, तो पहले I1 स्क्वायर R1 और I2 स्क्वायर R2 हम लोग को निकालना है। उसके बाद फाइंड ऑल्सो द पावर फैक्टर ऑफ द इंडिविजुअल सर्किट एंड द कॉम्बिनेशन एंड ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम। तो पहले पावर टेकन निकालने के लिए हम लोग को I1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका जो रेजिस्टेंस है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ करते हैं कि ये Z1 Z2 का वैल्यू जो गिवन है वो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये जो Z1 Z2 का वैल्यू है ये देख के हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि ये ब्रांच इंडक्टिव है या कैपेसिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया गया है फिर भी। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, ये जो 10 प्लस J15 है बीच में प्लस है, दैट मीन्स उसमें क्या है, इंडक्टिव सर्किट है, मतलब इंडक्टेंस है, मतलब दैट इज Z1 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट दैट इज डिनोटेड, दैट इज इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू एंड द इमेजिनरी पार्ट दैट इज इंडिकेट द रिएक्टेंस वैल्यू। अब ये रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हम लोग को पता चलेगा साइन से। अगर साइन पॉजिटिव है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर साइन नेगेटिव है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी RL सर्किट या RC सर्किट को हम लोग R प्लस JX की मदद से डिनोट करते हैं। अब XL का वैल्यू क्या है, अगर इंडक्टिव सर्किट रहा तो यहाँ पे XL होगा तो दैट इज ओमेगा L, अगर J से हम लोग डिनोट करेंगे तो J ओमेगा L, अगर XC रहा तो दैट इज 1 बाई ओमेगा C। ठीक है, अगर J से हम लोग डिनोट करेंगे तो 1 बाई J ओमेगा C। ठीक है, तो अगर ऊपर नीचे हम लोग J से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर J होगा और नीचे क्या होगा, J स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस ओमेगा C, राइट। सो माइनस J इंटू 1 बाई ओमेगा C, तो 1 बाई ओमेगा C मीन्स XC, सो माइनस J XC हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंडक्टिव सर्किट रहा दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R प्लस J XL, और अगर ऐसा रहा तो हम लोग लिख सकते हैं R माइनस J XC। ठीक है, तो माइनस अगर रहा बीच में तो दैट इज कैपेसिटिव सर्किट, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अगर बीच में पॉजिटिव रहा, प्लस रहा तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ओके, तो ये अभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना है, I1 I2, हमारा मोटो है I1 I2 निकालना, फिर हम लोग पावर निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग को इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ये जो देखो करंट दिया गया है,
ठीक है। तो करंट से अगर हम लोग ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जेड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर, पर यहाँ पे क्या होगा V इक्वल्स टू आई जेड, राइट। सो I इंटू जेड इक्विवेलेंट अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये अक्रॉस के जो वोल्टेज है वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जेड इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब भी ये वाला प्रॉब्लम हम लोग को मिले कि जेड ऐसा है वैसा है जेड, तो जेड हम लोग को मिलते ही इसका जो पोलर फॉर्म है ना वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसका जो पोलर है दैट इज गिवन इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम लोग पोलर कन्वर्ट करके लिख लेंगे। तो देखते हैं कि पोलर में क्या होता है। ये पोलर करने का जो फॉर्मूला है वो हम लोग एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लो, ठीक है। तो ये क्या होगा, 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। दैट मीन्स 18.02 और एंगल क्या होगा, tan इनवर्स 15/10, ओके। सो tan इनवर्स 1.5 दैट इज 56.30। इसका अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ओके, दैट इज 100, दैट मीन्स 10 होगा। एंगल tan इनवर्स क्या होगा, -8/6 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रखना है कि अगर बीच में माइनस है तो अगर एंगल हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो tan इनवर्स -8/6 होगा, ठीक है। सो tan इनवर्स -8/6, इसका वैल्यू क्या आता है, -53.13। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, जेड इक्विवेलेंट, ओके। सो जेड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2, ओके। तो हम लोग ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के टाइम पे हम लोगों को पोलर फॉर्म यूज़ करना है, दैट इज इजी। अगर हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे हम लोग पोलर फॉर्म यूज़ करेंगे और प्लस और माइनस समेशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग 10.02 एंगल 56.30 इंटू 10 एंगल -53.13, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये क्या लिखेंगे, 10 प्लस J15 प्लस 6 माइनस J8, क्लियर। सो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, R इंटू आर दैट इज 180.2 और एंगल क्या होगा, एंगल प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 56.30, यहाँ पे माइनस है तो -53.13, 56.30 माइनस 53.13, ओके। सो ये एंगल क्या हो, 3.17 और पॉजिटिव ये प्लस कैसे करेंगे हम लोग, रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट दैट इज 16 और इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ओके। सो दैट इज प्लस J7, ओके। यहाँ पे क्योंकि 15 है प्लस J15 और यहाँ पे माइनस J8 है, सो प्लस J7। अब हम लोग को क्या करना है, देखो इन दोनों के बीच में डिवीजन करना है ऊपर और नीचे के, तो इसको हम लोगों को पोलर फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करना है। 180.2 एंगल 3.17 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू दिस रूट ऑफ आंसर दैट इज 17.46 और एंगल क्या होगा, tan इनवर्स 7/16, ओके, 23.62, ओके। अब दोनों ही पोलर फॉर्म में है तो हम लोग इजीली इसे डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सो डिवीजन करते के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, r डिवाइडेड बाय r दैट मीन्स 180.2 डिवाइडेड बाय 17.46 क्या आ रहा है, देखो 10.32 और एंगल क्या होगा, एंगल हम लोग क्या करेंगे, ऊपर माइनस नीचे, ठीक है। दैट मीन्स 3.17 माइनस 23.62, ओके। तो -20.45, ओके। सो दैट इज जेड इक्विवेलेंट,
सो दैट इज जेड इक्विवेलेंट। जेड इक्विवेलेंट आ गया। अब इसको हम लोग अगर करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वोल्टेज V आ जाएगा। तो टोटल वोल्टेज V इज नथिंग बट 15 एंगल 0 इनटू, देखो यहाँ पे 15 का वैल्यू, करंट का वैल्यू दिया गया है तो करंट को हम लोग रेफरेंस मानेंगे, ठीक है। सो 15 एंगल 0, 15 एंगल 0 इनटू 10.32 एंगल माइनस 20.45, ठीक है। तो 15 इंटू 10.32, सो 15 इंटू 10.32 154.8, और एंगल क्या होगा, प्लस हो जाएगा तो ये ऐसे ही रहेगा 45। ओके, सो भी कितना आया ये, ठीक है। तो वोल्टेज का वैल्यू हम लोग को आ गया। अब हम लोग को I1 I2 निकालना है। देखो इनके अक्रॉस के वोल्टेज का वैल्यू पता है, ठीक है। सो V इक्वल्स टू IR से और V इक्वल्स टू IZ से हम लोग को V पता है, हम लोग को Z भी पता है, Z भी पता है, तो I हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग I का जो वैल्यू है, I1 I2 का जो वैल्यू है वो हम लोग, I1 मीन्स V बाई Z1, राइट। सो V मतलब क्या है, 154.8 एंगल माइनस 20.45 डिवाइडेड बाई Z1। Z1 मीन्स 18.02 एंगल 56.30। ओके, तो I1 का क्या वैल्यू आ रहा है, 154.8 डिवाइडेड बाई 18.02, ठीक है, 8.59, और एंगल क्या होगा, माइनस 20.45 माइनस 56.30, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस 76.75 माइनस 76.75। तो I1 का वैल्यू आ गया। यहाँ पे आप लोग एक सेपरेट करके I1 का वैल्यू लिख लेते हैं, 8.59 एंगल माइनस 76.75, ठीक है। ये जब हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब हम लोग को काम में आएगा, ठीक है। 8.59। अब हम लोग I2 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। I2 का वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं। I2 इज V बाई Z2। ओके, सो V का वैल्यू कितना है, 154.8 एंगल माइनस 20.45 डिवाइडेड बाई Z2 मीन्स 10 एंगल माइनस दिस, ठीक है, 10 एंगल माइनस 53.13, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो 154.8 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 15.48, 15.48। एंगल क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 20.45 माइनस 20.45 प्लस दिस, ठीक है, दैट मीन्स माइनस 20.45 प्लस 53.13, ओके, सो दैट इज 32.68, ठीक है। I2 का वैल्यू ये आया। ओके, सो I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू आ गया। ओके, सो I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इजीली P1 P2 को निकाल सकते हैं, ठीक है। P1 दैट इज I1 स्क्वायर R1। सो I1 स्क्वायर मीन्स जो इसका वैल्यू है 8.59 स्क्वायर इंटू R1, R1 मीन्स 10, ओके, इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देखो 8.59 स्क्वायर इंटू 10, ओके, 737.8 वाट। P2 क्या है, I2 स्क्वायर R2, I2 के कितना वैल्यू है 15.48 स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो रियल पार्ट है दैट इज R, ओके, यहाँ पे भी रियल पार्ट जो है R, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। सो 15.48 स्क्वायर
into 6, that is 1437.7 वाट। ठीक है, सो P1 P2 का वैल्यू आ गया। ओके, P1 P2 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, पावर टेकन बाय ईच ब्रांच आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है, पावर फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल सर्किट एंड ऑफ कॉम्बिनेशन एंड ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम। तो ये पावर फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों को वेक्टर डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि करंट और I1 और V के बीच में, ठीक है, I और V के बीच में कितना एंगल का फर्क है, ये हम लोग पूरा डायग्राम में अगर एक बार प्लॉट कर लेंगे तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं तो ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो I है, I15, उसको हम लोग रेफरेंस मान के ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दैट इज I। ओके, नेक्स्ट क्या हम लोग ड्रॉ करेंगे, V। ओके, 154.8, एंगल कितना है, -20.45। ओके, सो यहां पे क्या होगा, माइनस, दैट इज V। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखो I1 कितना है, -76.75। ठीक है, -76.75, दैट इज I1। क्लियर। I2 कितना है, 32.68, I2। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, PF1, दैट मीन्स यहां पे हम लोगों को निकालना है PF1, दैट मीन्स cos phi 1, दैट मीन्स I1 और V के बीच में कितना एंगल है, दैट मीन्स ये एंगल कितना है। ठीक है, I और V के बीच में कितना एंगल है, देखो -20.45, दैट मीन्स ये जो एंगल है दैट इज 20.45। ये जो एंगल है I1 76.75, तो I1 और V के बीच में कितना है, 76.75 माइनस 20.45। ठीक है, सो कॉस क्या होगा, 76.75 माइनस 20.45, राइट। सो कितना होगा, कॉस 76.75 माइनस 20.45। ठीक है, दैट मीन्स 56.3। कॉस 56.3 कितना आ रहा है, देखो कॉस 56.3 0.55, 0.55। ये क्या है, नेचर क्या है, लैग। यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट में लिखना है लैग। ओके, सिमिलरली PF2 क्या होगा, V और I2 के बीच में जो एंगल है, तो ये एंगल कितना है, 32.68। तो ये पूरा एंगल V के साथ ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है दैट इज 32.68 प्लस 20.45, दैट मीन्स 32.68 प्लस 20.45। ओके, दैट मीन्स कितना आ रहा है, 53.13। ओके, सो दैट मीन्स कॉस 53.13। ओके, तो कॉस 53.13 कितना आ रहा है, 0.6। ये क्या है, लीड। क्लियर। सो PF2 और PF1 आ गया। अब हम लोग को होल सर्किट का PF निकालना है, दैट मीन्स I टोटल करंट और टोटल वोल्टेज के बीच में कितना एंगल है, 20। सो PF विल बी cos 20.45। ओके, सो cos 20.45 कितना आ रहा है, 0.9, 0.9। ये क्या है, लीड। दैट मीन्स ओवरऑल जो करंट है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है। ठीक है, और इंडिविजुअल सर्किट है, हम लोग क्या हम लोग कहते हैं कि ये जो सर्किट है ये क्या है, ये इंडक्टिव सर्किट है, क्योंकि इसमें प्लस है, तो I1 V को लैग करेगा। देखो I1 V को लैग कर रहा है, I2 V को लीड करेगा, लीड भी कर रहा है। ठीक है, सो PF1 क्या होगा, लैग, PF2 लीड, और ओवरऑल PF जो है वो हम लोग को दिख रहा है कि ये जो करंट है वोल्टेज को लीड कर रहा है। दैट मीन्स ओवरऑल जो सर्किट है दैट इज कैपेसिटिव इन नेचर, क्योंकि करंट यहाँ पे लीड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखो वेक्टर डायग्राम भी हो गया, PF ऑफ इंडिविजुअल सर्किट भी हो गया, और कॉम्बिनेशन का भी, ये दोनों इंडिविजुअल सर्किट का है और ये कॉम्बिनेशन है और ये वेक्टर डायग्राम है।
इजंट इट? सो ये बहुत ही इजी है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर इसको मतलब ठंडे दिमाग से करेंगे तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, कुछ भी हार्ड नहीं है। एक चीज़ जो है, प्रॉब्लम मिलते ही अगर ऐसा फॉर्म रहा तो पहले इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि किसी किसी टाइम पे देखो हम लोग को पोलर फॉर्म की ज़रूरत होता है, किसी किसी टाइम पे हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म की ज़रूरत होता है। तो अगर इसमें कन्वर्ट कर लोगे तो मतलब झटक से ये जो हम लोग को ज़रूरत होगा उसके हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे पोलर वहाँ पे पोलर, जहाँ पे रेक्टेंगुलर वहाँ पे रेक्टेंगुलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पैरेलल एसी सर्किट का प्रॉब्लम हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, right? So that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।